अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रोग्राम हेल्थ सोल्यूशन में मैं आप सबको खुशामदीद करती हूँ। जैसे जैसे हमारी ऐप ग्रो कर रही है, हम इसमें डिफरेंट फील्ड के डॉक्टर्स ऐड कर रहे हैं, मल्टीपल चीज़ें ऐड कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अली। चलते हैं इनसे बात करते हैं, पूछते हैं इनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर। जी डॉक्टर अली, सबसे पहले अपने बारे में बताइए। भाई मेरे बारे में यह है कि मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ और मैं यहाँ ज़ियाउद्दीन में पिछले 22 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 21 साल से। और इसके अलावा मैं एक वेलफेयर ट्रस्ट है, आगा वेलफेयर ट्रस्ट। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की डायलिसिस करते हैं। वो एक फिलैंथ्रोपी विंग है एक कंपनी का, मैं उसको हेड करता हूँ एज ए चीफ नेफ्रोलॉजिस्ट। इसके अलावा भी शहर में 2 और अस्पताल हैं जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मैंने 98 में एल्बर्ट आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से फेलोशिप करने के बाद वापस आके ज़ियाउद्दीन ज्वाइन किया था और अल्लाह का शुक्र है कि जब से अब तक मैं ज़ियाउद्दीन में भी हूँ और कई और जगह भी लोगों की नेफ्रोलॉजी की जो नीड्स हैं उनको पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, चलें अब स्टार्ट करते हैं। कॉमन सिम्टम्स क्या हैं किडनी डिजीज़ से रिलेटेड? किस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते हैं? देखिए, सब किडनी डिजीज कई तरीके की होती है। एक गुर्दे में पत्थर हो जाना, एक जिससे रुकावट पैदा होती है, दूसरा गुर्दे का जो सब्सटेंस है उसमें खराबी पैदा हो जाना किसी और डिजीज की वजह से, या फिर गुर्दे की अपनी ही किसी डिजीज की वजह से। और तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर जिस्म में पानी की मकदार बहुत कम हो जाए या दवाएं जो गुर्दे को नुकसान पहुंचाती हैं वो ज़्यादा खा ली जाएं तो उससे गुर्दे ख़राब होते हैं। तो अगर आप सबसे कॉमन डिजीज़ मुझसे पूछेंगी किस लिए मरीज़ ज़्यादा आते हैं, तो फिर एक चीज़ जो रह गई वो इन्फेक्शन हैं गुर्दे के, ख़ासतौर पे ख़वातीन में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो ज़्यादा कंप्लेन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की होती है या फिर कमर में दर्द की होती है। अब कमर में दर्द जो है वो गुर्दे की कई बीमारियों की वजह से हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पत्थर की वजह से। तो ये जाहिर है कि नेफ्रोलॉजिस्ट और हमारे साथ हमारे कलीग जो होते हैं यूरोलॉजिस्ट, उनका काम है ये मालूम करना कि आखिर ये जो है वो दर्द क्यों हो रहा है मरीज़ के, क्या इसमें गुर्दे में रुकावट आई है। तो फिर वो यूरोलॉजी सर्विसेज इसको कैटर करती हैं। अगर गुर्दे का सब्सटेंस ख़राब है, गुर्दे की अपनी डिजीज़ है, तो उसको हम लोग कैटर करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही समझ लें कि जैसे एक हार्ट स्पेशलिस्ट होता है और एक हार्ट सर्जन होता है। ठीक है। जब बाईपास चाहिए है तो हार्ट सर्जन है, कोई वाल्व की प्रॉब्लम है तो वो हार्ट सर्जन है अगर उसको तब्दील करना है, वरना अगर दवाओं से इलाज करना है तो उसके लिए हार्ट स्पेशलिस्ट होता है। इसी तरह नेफ्रोलॉजिस्ट जो है वो एक फिजिशियन ऑफ किडनी डिजीजेज है, गुर्दे की बीमारियों का फिजिशियन। ठीक है। तो ये तो एक चीज़ हो गई। अब रह गई ये बात कि मेरे पास, अच्छा फिर इसमें रिस्क फैक्टर्स अगर हम देखें कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं? रिस्क फैक्टर्स जो सबसे बड़े जो 2 रिस्क फैक्टर्स हैं जो तकरीबन 75 to 80% ऑफ किडनी डिजीज जिसको कहते हैं कि गुर्दे का फंक्शन ख़राब होना, उसमें उनका हाथ होता है। वो एक है ब्लड प्रेशर और एक है डायबिटीज़। वो चाहे टाइप 1 डायबिटीज़ हो चाहे टाइप 2 डायबिटीज़ हो, लेकिन शुगर और ब्लड प्रेशर जो है वो सबसे ज़्यादा गुर्दे की बीमारियां पैदा करता है लोगों को। और इसमें एक अफसोसनाक पहलू गुर्दे की बीमारी में ये है कि गुर्दे की बीमारी अगर शुगर या ब्लड प्रेशर की वजह से हुई है तो उसमें दर्द कभी नहीं होता, उसमें गुर्दे का फंक्शन ख़राब होना शुरू होता है। अब अल्लाह की रहमत ये है कि अल्लाह ने गुर्दे को बहुत ज़्यादा फंक्शनल रिजर्व दिया है। यानी गुर्दे का फंक्शन अगर किसी का, फर्स्ट कीजिए किसी के हार्ट का फंक्शन 25% ख़त्म हो जाए तो बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाता है, सांस नहीं ली जाती। गुर्दे का फंक्शन अगर 50% भी ख़राब हो गया है तो आपको पता नहीं चलता, आपके डेली रूटीन में कोई तब्दीली नहीं आती, आपकी सांस नहीं फूलती या उस हवाले से कोई चीज़ नहीं होती। 50 से लेकर अगर आप और नीचे आ जाएं तो आमतौर से 30% 25% भी अगर गुर्दे ख़राब होते हैं तो भी इंसान को कुछ पता नहीं होता कि उसके गुर्दे में खराबी, वो किसी वजह से डॉक्टर के पास जाता है। ज़ाहिर है शुगर और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है इन लोगों में, फिर वो डॉक्टर अगर टेस्ट कर ले तो पता चलता है अरे भाई गुर्दे तो इतने ख़राब है। तो ये एक ज़रा सा इसका एक अफसोसनाक पहलू है कि हम इसके बारे में पता उस वक्त चलता है जब कभी कभी पानी सर से गुजर जाता है और गुर्दे इतने ख़राब हो जाते हैं कि वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता,
तो फिर हमें ज़ाहिर है लामोहला या तो पेशेंट का ट्रांसप्लांट करना पड़ता है या फिर उसकी डायलिसिस करना पड़ती है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। अगर हमारे यहाँ अवेयरनेस हो जाए लोगों में, बहुत सी जगह ये भी होता है कि मरीज़ चूँकि अवेयर नहीं है तो ज़ाहिर है उसका कसूर नहीं है, हालांकि अच्छा खासा पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इस मामले में थोड़ी सी अनअवेयरनेस हमारे यहाँ है। आप लोगों ने माशाल्लाह ये चैनल शुरू करके लोगों में अवेयरनेस स्टार्ट की है, तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर किसी को मेरा पैगाम जो पहला है इस वीडियो के तवज्जुह से वो ये है कि अगर आपको शुगर है या ब्लड प्रेशर है तो और आप किसी शुगर या ब्लड प्रेशर के डॉक्टर को दिखाते हैं तो आप उससे पूछिए कि डॉक्टर साहब आपने मेरे गुर्दे का फंक्शन टेस्ट किया कि नहीं किया। तो बहुत से डॉक्टर, हमारे यहाँ ये तरीका है कि डॉक्टर से अगर कुछ पूछो तो वो आपसे से बाहर हो जाते हैं कि वो समझते हैं कि हमारी अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है, जबकि ऐसी बात नहीं है। मरीज़ का सवाल करना अच्छा लगता है, और अगर मरीज़ समझदार है तो फिर जवाब देके उसकी समझ में जब बात आ जाती है तो उसकी तबीयत बेहतर हो जाती है। तो डॉक्टर से ज़रूर पूछा जाए कि डॉक्टर साहब आपने मेरा गुर्दे का फंक्शन टेस्ट किया कि नहीं, क्योंकि शुगर में आमतौर से ये होता है कि पेशाब में, आम फहम में तो उसको झाग कहते हैं, एक्चुअली वो झाग होता है, और या फिर आम फहम में उसको चिकनाई कहते हैं कि पेशाब में चिकनाई आ रही है। लेकिन चिकनाई जो है वो नहीं होती है, एक्चुअली वो प्रोटीन होती है जो यूरिन से पास होना शुरू होती है बिल्कुल इब्तिदाई मरहले में, जब गुर्दे शुगर की वजह से खराब हो रहे होते हैं। तो ऐसे वक्त में अगर पता चल जाए कि गुर्दे की बीमारी है तो बहुत से तरीके हैं शुगर कंट्रोल कर सकते, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके, ग़िज़ा बेहतर करके मरीज को लॉन्ग टर्म डायलिसिस से बचाया जा सकता है। आप यकीन कीजिए कि जितने मरीज आजकल डायलिसिस पे हैं, अगर ये उस वक्त डॉक्टर के पास पहुँचे जब इनके गुर्दे 25% काम कर रहे हैं, तो आप यकीन कीजिए कि अगर नेफ्रोलॉजिस्ट, समझदार नेफ्रोलॉजिस्ट है तो उस पेशेंट की कभी डायलिसिस नहीं होने देगा। ये इतनी बड़ी सर्विस होगी, क्योंकि देखें डायलिसिस का मतलब ये होता है कि हफ्ते में 4 दिन आपको निकालना पड़ते हैं, 3 दिन निकालना पड़ते हैं, हर दफ़ा 4 घंटे आपको अस्पताल आना पड़ता है, आने जाने का टाइम मिला लें तो 6 घंटे हो जाते हैं। फिर अगर आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो फिर आपकी जॉब भी नहीं है, तो वो जॉब लॉस है, जिससे सोसाइटल रिसोर्सेज आप पे इस्तेमाल होना शुरू होती हैं। तो इतनी बड़ी सर्विस हो जाएगी ये पाकिस्तान की कि अगर हमारे डॉक्टर ज़रा सा ये ख्याल कर लें कि जिस दिन, पहले दिन उनके पास कोई शुगर का या ब्लड प्रेशर का मरीज़ आए तो उसके गुर्दा का फंक्शन ज़रूर चेक कर लें। मेरे पास मतलब मुझे बहुत हैरत होती है, एक मरीज़ आया, उसके गुर्दे का फंक्शन है 15%, उससे बेचारे से सांस नहीं ली जा रही, पैरों में सूजन हो गई है। तो मैंने कहा कि आप किसको दिखाते हैं? जी वो बताते हैं जी हमने फलां डॉक्टर को दिखाया। उसने क्या टेस्ट किए? कहना डॉक्टर साहब अभी उन्होंने ये टेस्ट किए थे। मैंने कहा आप कब से जा रहे हैं? जी हम 10 साल से उनके पास जा रहे हैं। 10 साल से आपको शुगर है, आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसने आपके गुर्दे के टेस्ट नहीं किए? उनका नहीं। आपको शुगर होती है तो आप शुगर के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपको जब गुर्दे खराब होते हैं तो आप किसी किडनी स्पेशलिस्ट के पास क्यों नहीं जाते? तो वो कहना डॉक्टर साहब हमारे डॉक्टर ने हमें कुछ बताया नहीं। तो ये मैं कसूरवार इसमें कहना तो मुझे नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत कसूर ज़रूर हमारी कम्युनिटी का भी है, डॉक्टर्स कम्युनिटी का, लेकिन इसमें अवेयरनेस की कमी है। लोगों को पता कि हम एजुकेटेड इस मामले में नहीं हैं और ना होना चाहते हैं। ये भी एक तरीका है कि लोग ये मालूमात हासिल करने की कोशिश नहीं करते। अब मैं आपको इसकी बहुत छोटी सी मिसाल दूँ। अगर कोई आदमी है वो मोटरसाइकिल खरीदता है और उसका मोटरसाइकिल ख़राब हो जाती है उसकी, तो वो 4 लोगों से पूछता है कि इसका सबसे अच्छा मैकेनिक कौन है। लेकिन वही आदमी जब उसको नज़ला या खांसी होता है तो वो चला जाता है दवाओं की दुकान पे और उससे कहता है यार खांसी आ रही है, कोई शरबत दे दो। यानी वो उस वक्त अपने लिए बेहतरीन आदमी सीख नहीं करता है कि उसकी बीमारी के लिए बेहतरीन डॉक्टर कौन है। हाँ, वो 2 टके की मोटरसाइकिल है, उसके लिए वो 4 लोगों से पूछता है कि मैकेनिक कौन सा अच्छा है, वो मुझे बताओ तो मैं उससे ठीक कराऊं। यही चीज़ हमारे यहाँ देखने में आ रही है कि हेल्थ पे फोकस बहुत कम है। एज ग्रुप पे अगर हम बात करें, कौन सा एज ग्रुप ज़्यादा इन्वॉल्व है? देखो ये बीमारियां, इसमें एज ग्रुप आमतौर से नहीं है, क्योंकि इसमें बीमारियों के अक़साम बहुत हैं। मतलब एक बीमारी है जो कि गुर्दे का जो फंक्शनिंग यूनिट है, उसका जो एक पार्ट है उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं।
अब इसका उर्दू में नाम नहीं होता, मुझे अगर होता है तो मुझे नहीं मालूम, आई एम सॉरी। उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस की जो मेम्ब्रेन है उसमें अगर उसकी छलनी के सुराख बड़े हो जाएं तो वहाँ से प्रोटीन का अखराज शुरू हो जाता है, और ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या नेफ्रोटिक सिंड्रोम या नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये बीमारियां कहलाती हैं। ये किसी को भी हो सकती हैं और बच्चों में ज़्यादा होती हैं। अगर आपको कभी सोर थ्रोट हुआ है, आई एम सॉरी मैं 1 मिनट लूँगा ज़रा सा, कि आपको सोर थ्रोट हुआ है तो उसके बाद आपको ये बीमारी हो सकती है जिसको पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं वगैरह वगैरह। तो ये बच्चों में और जवानों में, ये बूढ़ी उम्र में भी हो जाता है, लेकिन उनके मसले दूसरे हैं। फिर जब उम्र बड़ी होती है तो चूंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है, तो अगर लोगों को ब्लड प्रेशर है भी तो उनको मालूम नहीं है, अगर उनको शुगर है भी तो उनको मालूम नहीं, और उससे जो वो खुफिया ब्लड प्रेशर और शुगर अगर आप कहना चाहें तो वो आस्ते आस्ते गुर्दों को ख़राब करना शुरू करता है। तो अधेड़ उम्र से लेकर और ओल्ड एज तक जाके फिर ओल्ड एज में जो है वो ज़ाहिर है शरियानें जो हैं वो सख्त हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ होती है जिसकी वजह से गुर्दे को जो शरियानें ब्लड सप्लाई कर रही हैं वो सख्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है वगैरह वगैरह। और फिर सबसे बड़ी एक और वजह वो है इन्फेक्शन, और ख़ास तौर पे ये देखा गया है, मेरे पास स्टैटिस्टिक्स तो अभी एग्जैक्ट नंबर मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में जो देखा है कि वो ये कि 40 से लेकर 60 साल की ख़वातीन में यूरिन का इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो गया है। तो ये मोटी मोटी बीमारियां हैं, मोटी मोटी जो इसकी डिवीजन हैं कि इस उम्र में ये और इस उम्र में ये होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आते हैं। आजकल डाइटरी फैक्टर्स हम देख रहे हैं कि डाइट कुछ इस तरह की हो गई है, जंक फूड खाने का बहुत रिवाज हो गया है, किडनी स्टोन्स वाली चीज़ बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है, उसका क्या रीज़न है? जंक फूड लोग क्यों खा रहे हैं इसका रीज़न मुझे नहीं पता। उनको नहीं खाना चाहिए। मेरी उनसे शदीद अपील है कि खुदा के वास्ते जंक फूड ना खाएं। तो और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें जाहिर है उसमें कई चीज़ें होती हैं। एक चीज़ जो हमारे यहाँ माशरे में बहुत आम है और उसको बहुत हेल्दी समझा जाता है, जो कि बहुत गलत चीज़ है, वो है ये कुकिंग ऑयल, जिसको हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं पॉली अनसैचुरेटेड पार्शियली हाइड्रोजनेटेड फैटी एसिड्स। ये इसमें बहुत से लोगों ने, आपके जो व्यूअर्स हैं उन्होंने शायद सुना हो या ना सुना हो, इसमें 2 तरीके के फैट्स होते हैं। कुछ वो फैट होते हैं जो एसेंशियल फैटी एसिड्स कहलाते हैं, यानी हमारी बॉडी उनको बना नहीं सकती। कुछ वो फैट्स होते हैं जो कि नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, जिनको हमारी बॉडी जो है वो बना सकती है। तो जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो हमें चाहिए, और अगर वो हम नहीं लेंगे तो एक वक्त आएगा कि हमारा जिस्म जो है वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो एसेंशियल फैटी एसिड जो है उसमें सबने बहरहाल नाम सुना होगा ओमेगा 3, बहुत मशहूर है। ओमेगा 3 फैटी एसिड खाना चाहिए, फिश ऑयल खाना चाहिए। और उसमें एक और फैटी एसिड होता है, उसका नाम है ओमेगा 6। ओमेगा 3 जो है वो हीलिंग फैटी एसिड है, और ओमेगा 6 जो है वो इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करता है, यानी सोजिश बढ़ाता है। आमतौर से कुदरत का कानून ये है कि जो नेचुरल चीज़ें हैं जिनसे तेल निकाला जाता है, जैसा कि एवोकाडो है, या फिर जो नेचर में मौजूद चीज़ें जिनमें ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होते हैं, उसमें जो है वो उसका तनासुब 1:1 रेशियो का होता है। यानी जितना ओमेगा 6 है उतना ही, या थोड़ा ओमेगा 3 है उससे उतना ही या सिर्फ दुगना, यानी 1:2 के तनासुब से उसमें ओमेगा फैटी एसिड मौजूद होते हैं। ये जो कमर्शियल वेजिटेबल ऑयल है इसमें 1:20 का रेशो है, यानी आपके जिस्म में सोजिश को बहुत बढ़ा देता है। मुझे पता है मेरे पास टाइम कम है, तो मैं चाहता तो ये हूँ कि मैं बहुत कुछ बताऊं लोगों को ताकि उनमें सेहत प्रोमोट की जा सके, लेकिन खैर फिर किसी वक्त करेंगे। तो अभी छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ कि ये जितने भी फ्राइड आइटम्स आप बाजार से खरीदते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा ये ऑयल इस्तेमाल होता है। और इस ऑयल की एक ख़राबी ये है कि जब इसको दोबारा इस्तेमाल किया जाता है तो ये बहुत सीरियसली ऑक्सीडाइज हो जाता है। यानी वो एक टर्म है, शायद मैं समझा ना सकूं उसको, कि ऑक्सीडेशन जो है वो बहुत ख़तरनाक होती है।
ऑक्सीडेशन को ऐसे समझें कि अगर आप एक लोहे का टुकड़ा लेके उसको पानी में डाल के और उसको धूप में छोड़ दें तो उस पर रस्ट आ जाता है। दैट इज ऑक्सीजन, दैट इज उसके साथ ऑक्सीजन का जो वो है एटम है वो चिपक जाता है, तो ये ऑक्सीडेशन है। इसी तरह हमारी बॉडी में रस्ट हो गया है, अगर आप समझना चाहें तो इसको इस तरह समझें। तो ये तेल हर बाजार की खरीदी हुई चीज जिसमें तेल है उसमें ये तेल है। फिर अगर आप जैसे फास्ट फूड है, मैकडॉनल्ड्स है और ये वगैरह वगैरह, खैर इसमें बहुत तफसील में फिर कभी बात करेंगे। इसी तरीके से ये चिप्स हैं, जो आपने चिप्स का नाम लिया, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, उसमें नमक बेइंतहा होता है जो कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है आपके जिस्म में, आपके गुर्दों को भी सही फंक्शन नहीं करने देता और आपकी तबीयत इवेंचुअली, और फिर वो जिस्म में पानी को रोकता है, तो उससे जो है सूजन भी लोगों की शुरू होती है और वगैरह वगैरह। तो ये मेरा एक पैगाम ये है कि अनप्रोसेस्ड फूड खाएं जिसमें सिंगल इंग्रेडिएंट हो, जिसमें 10 इंग्रेडिएंट नहीं हो। जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं मार्केट से, उसका लेबल देखें, क्या उसमें कैनोला ऑयल है, क्या उसमें सोयाबीन ऑयल है, अगर है तो वो चीज़ आपके लिए नहीं। फिर तीसरी चीज़, हमें शुगर पे भी बात करनी है, उसके लिए मुझे 5 मिनट चाहिए होंगे, क्योंकि शुगर एक जिस्म में बेइंतहा खराबियाँ पैदा करती है। बल्कि शुगर से ज़्यादा एक और चीज़ है, वो फ्रुक्टोज है। शुगर जो हम खाते हैं, जो सफ़ेद चीनी है जिसको हम चाय में डालते हैं, उसका जो केमिकल नेम है वो है सुक्रोज। सुक्रोज जो है वो 2 तरीके की सिंपल शुगर से बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फ्रुक्टोज ये वही शुगर है जो फलों में पाई जाती है, और इसीलिए उसको शायद फ्रूट्स भी कहते हैं, या फ्रूट्स की वजह से उसको फ्रक्टोज कहते हैं, आई डोंट नो द ओरिजिन। लेकिन ये वो शक्कर है जो फलों में पाई जाती है, ये वो शक्कर है जो उस चीनी का 50% हिस्सा है, और ये आपके जिस्म में जाके बेइंतहा नुकसानात हैं इसके, और इस पे फिर कभी बात करेंगे। लेकिन ये याद रखें कि मिठास को कम से कम रखना है अच्छी सेहत के लिए। अच्छा, तो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, फिर अगर हम ये ऑयल ना लें तो हम क्या लें? एग्जैक्टली। तो उसमें जो है वो सबसे अच्छी चीज़, आपको बहुत हैरत होगी, और हो सकता है कि YouTube चैनल पे बहुत से कमेंट्स भी आए लोगों के इसके मुखालिफ, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, और आई कैन प्रूव इट विद द लिटरेचर एंड आई कैन प्रूव इट विद द मल्टीपल फोरम्स दैट द बेस्ट ऑयल टू कुक इज बटर, या असली घी, जो हमारे आबा अजदाद खाते थे, हजारों साल से खाते रहे। इसके अलावा सरसों का तेल है। ये 3 चीजें हैं, इनमें से कोई चीज खाने के लिए इस्तेमाल कर लें। मुझे बटर पसंद है, मेरा सारा खाना बटर में बनता है। अच्छा। और मैं आपके सामने बैठा हूँ, लगा शुक्र है मोटा नहीं। माशाल्लाह। अच्छा, बटर अगर यूज करें तो कौन सा बटर लें? देखिए, बटर तो एक ही होता है। आप अगर ये पूछना चाह रही हैं कि मार्जिनिन इज नॉट एक्चुअली बटर, इट इज मेड बाय दीज वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है। और इसमें सोयाबीन से बनती है मार्जिनिन, और सख्त लोगों के लिए नुकसानदेह है। मेरी उनसे गुजारिश है, आप लोगों से जो व्यूवर्स हैं, कि प्लीज़ नेचुरल बटर इस्तेमाल करें। अगर आपको दूध से बना हुआ बटर कहीं असली मिल जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो ना भी मिले तो बाज़ार में जो बटर मौजूद हैं, जैसे मिल्क पैक का आता है और लुरपाक का आता है और नूरपुर का आता है, ये बटर इस्तेमाल करें, और आज से खुदा के वास्ते मार्जरीन से पीछा छुड़ा लें। ठीक है। ऑलिव ऑयल में खाना पकाना चाहिए या नहीं? हाँ, ये एक एक्चुअली एक चीज होती है, असल में थोड़ा सा साइंटिफिक हो जाएगी ये गुफ्तगू, जो मैं नहीं चाहता आम व्यूअर के लिए, लेकिन मैं आपको मोटी मोटी बात, क्योंकि आजकल ट्रेंड ये आ गया है कि ऑलिव ऑयल में कुकिंग हो रही है, तो हाँ, उसमें करनी चाहिए या नहीं? हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक चीज होती है, वो स्मोक पॉइंट कहलाती है। तो वो स्मोक पॉइंट जितना ज्यादा होता है, उतनी कहते हैं कि उस तेल की ऑक्सीडेशन कम होती है, जो हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। जो बटर का या असली घी का स्मोक पॉइंट बहुत हाई है, तो वो दे नेवर ऑक्सीडाइज। तो ऑलिव ऑयल जो है, क्योंकि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो उसमें जगह तो होती है ऑक्सीडेशन की, लेकिन इसका जो एक चीज कहलाती है, जो टेंशन है, वो इतनी ज्यादा इसके गिर्द होती है कि ऑलिव ऑयल में बहुत आसानी से खाना, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में बहुत आसानी से खाना बनाया जाता है। ये एक मिथ है जो हमारे माशरे में है कि जी ऑलिव ऑयल सिर्फ सलाद में डालो, उसमें खाना नहीं बन सकता, ऐसी बात नहीं है। मेरे घर में मेरे बीवी बच्चे जो हैं, उनको ऑलिव ऑयल पसंद है, वो सारी चीज़ें डीप फ्राई भी ऑलिव ऑयल में ही करते हैं। सही है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं, ये जो होम रेमेडीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया है, होम मेडिकेशन लोग बहुत कर रहे हैं, पेन किलर का इंतजार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ गया है। पैनाडोल घर में रखी होती हैं, सिनफ्लेक्स रखी होती हैं, लोगों को नहीं पता केमिकल कौन सा इसमें यूज़ हो रहा है और उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा नेफ्राइटिस हमें नज़र आ रहा है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सी पेन किलर सी? बहुत अच्छा हाल करें, हम नहीं करते हो, खुद ही बोल पड़ता हूँ। तो एक्चुअली पेन किलर जो हैं वो दो तरीके के होते हैं। वो एक हमारी ज़बान में जिसको कहलाते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जो है, एनसेड्स जो है। तो एनसेड जो है उसका गुर्दे पे बहुत बुरा असर है, और अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा मकदार में ज़्यादा दिनों तक खा लिया जाए तो वो एक्यूट रीनल फेलियर कॉज कर सकता है, यानी गुर्दे आपके उनका फंक्शन ख़राब हो सकता है, कभी कभी इतना कि लोगों को डायलिसिस करवाना पड़ती है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि दूसरे जो पेन किलर हैं वो जो कि नारकोटिक एनाल्जेसिक्स कहलाते हैं, जैसे कि अगर मैं ब्रांड नेम जो लोगों को मान, न्यूब्रॉल है, ट्रामोल है, ये वो दवाएं हैं जिसमें एनसेड नहीं है, इसमें जो है ओपियोइड्स हैं, और तो वो इतने ज़्यादा कारामद नहीं होते दर्द में, तो शायद लोग इतना उसको पसंद नहीं करते, लेकिन वो गुर्दे नहीं खराब करते आपके। तो उसके साथ अब एक आम जो दवा है जिसका आपने नाम लिया पैनाडोल, पैनाडोल जो है वो बहुत अच्छी दवा है। अगर आपको ज़रूरत है उसकी, बुखार है ज़रूर खाएं, कहीं इधर छोटा मोटा दर्द है ज़रूर खाएं, लेकिन उसका एक डोज है ख़ास कि उसका जो है वो 4 ग्राम से ज़्यादा डोज एक दिन में ना खाया जाए, वरना वो एक्यूट लिवर फेलियर कराता है। क्योंकि पैनाडोल में जो दवा है उसका नाम है एसिटामिनोफेन, और एसिटामिनोफेन जो है वो एक्यूट लिवर टॉक्सिसिटी कराती है इतनी कि आदमी आईसीयू में एडमिट हो जाता है और कभी कभी जाँबर नहीं हो पाता। तो पैनाडोल ज़रूर खाएं, लेकिन दिन में वैसे 8 खा सकते हैं, लेकिन एहतियातन 7 से ज़्यादा पैनाडोल दिन में नहीं खाएं। और पैनाडोल का डोज 500 मिलीग्राम नहीं है, 2 पैनाडोल एक साथ खाई जा सकती हैं अगर आप दर्द से निजात हासिल करना चाह रहे हैं। तो आमतौर से हमने देखा है लोग एक पैनाडोल सुबह और एक शाम खाते हैं और फिर आके डॉक्टर से शिकायत करते हैं कि हमारा दर्द सही नहीं हो रहा। दर्द नहीं सही होगा क्योंकि ये एडिक्वेट डोज नहीं है। कोई भी दवा है उसका एडिक्वेट डोज होना ज़रूरी है, क्योंकि वरना वो काम नहीं करती और जो काम आप उससे लेना चाहते हैं। बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी है डॉक्टर अली। आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगी कि कौन से ऐसे वेग से सिम्टम्स हैं जिसमें लोगों को पता नहीं चलता और एक्चुअली वो किडनी अंडरलाइंग उनको कोई किडनी डिजीज़ होती है। तो कुछ ऐसे अगर हम कॉमन पब्लिक के लिए डिस्कस करें कि कौन सी ऐसी बातों का ख्याल रखें। देखिए, लिस्ट बहुत लंबी है, मैं मोटी मोटी बातें बता दूँ। नंबर 1, अगर कोई रात को कई दफ़ा उठ के पेशाब करने जा रहा है और उसकी उम्र 50 साल से कम है और वो औरत है, तो उसको चेक करना चाहिए कि कहीं उसको शुगर तो नहीं होगा। अगर वो मर्द है और 50 साल से कम है तो उसको 2 चीज़ें, एक शुगर अपनी चेक करना पड़ेगी, और अगर मर्द 50 साल से ज़्यादा है तो एक हुदूद होते हैं जिनको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, जो 50 साल की उम्र के बाद आमतौर से 90% मर्दों में बढ़ जाते हैं, जो कि आप इस बात का बायस बनते हैं कि आप रात को बार बार उठ के पेशाब करने जाएं, तो वो आपको एक अजीब सी तकलीफ-देह ज़िंदगी है। इसको किसी भी चीज़ पे फ़ौक़ियत नहीं दें कि हाँ डॉक्टर के यहाँ परसों चले जाएंगे, आज ये कर लेते हैं। अगर आपको कोई बीमारी है या कोई सिम्टम हो रहा है जो आपकी डेली रूटीन से हटके है, रात को उठ के पेशाब कर रहे हैं आप, या आपको कभी कभी झुरझुरी हो रही है या बहुत ज़्यादा खारिश हो रही, ये आम सिम्टम हैं जो लोगों को होते हैं और लोग इस पर ध्यान नहीं देते। जाके एक तो मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाने के बजाय वो मोहल्ले की जो दवाओं की दुकान है उस आदमी से पूछ लेते हैं कि बेटा बताओ ये खुजली हो रही है क्या लूँ, और वो भी अल्लाह का बंदा जो है वो एक दवा बता देता है। फिर मोहल्ले के डॉक्टर आ जाते हैं जिनके पास मरीज़ बहुत होते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि तफसील से बात कर सकें, तो वो भी ज़रा सा ऊपरी मामला हो जाता है। और कभी कभार ये चीज़ें आगे चल के बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाती हैं। ख़ासतौर पर अगर शुगर ना कंट्रोल की जाए तो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या हो सकता है। शुगर जो है वो आपकी आंखों पे असरअंदाज होकर डायबिटिक रेटिनोपैथी कराती है और अंधापन होता है। शुगर आपके गुर्दे पे असरअंदाज होकर डायबिटिक नेफ्रोपैथी कराती है और आपके गुर्दे इतने ख़राब हो सकते हैं कि आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाए। शुगर आपके शरियानों को ख़राब करती है, शुगर आपकी नसों को ख़राब करती है। ये बहुत आम चीज़ है, मुझे नहीं मालूम कि कितने व्यूवर्स को मालूम होगा कि लोग जो है फिर उनका पैर काटा जाता है क्योंकि उनको डायबिटिक
फुट अल्सर हो जाता है। तो शुगर के बारे में बहुत विजिलेंट रहें। अगर हर साल मुआयना करा सकें किसी डॉक्टर से तो ज़रूर, और उसमें शुगर चेक होना ज़रूरी है, उसमें ECG होना ज़रूरी है, उसमें एक्सरे होना ज़रूरी है, ताकि कोई भी बीमारी जो है वो शुरू होने से पहले पकड़ी जा सके। क्योंकि बाद में अगर बीमारी कभी कभी पकड़ी जाती है तो वो पानी सर से गुजर चुका है, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा एक पैगाम, अगर आप इस पूरी वीडियो में कोई एक बात याद रखना चाहते हैं तो वो ये याद रखिए कि अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल कीजिए, चाहे किसी और चीज़ का ख्याल करें या ना करें। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने शेयर की है हमारे व्यूअर्स के लिए। हेल्थ सोल्यूशन ऐप के थ्रू डॉक्टर अली हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। आप अगर इनसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं नेफ्रोलॉजी से रिलेटेड, जो भी क्वेरीज डिस्कस करना चाहते हैं, या डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो वो भी आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू करवा सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट, ब्लड टेस्ट घर बैठे अगर आप करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।